नमस्कार दोस्तों। आज आप लोग के सामने भारत की प्रस्तावना या उद्देशिका के बारे में हम लोग आप लोग के साथ विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसको क्यों पढ़ना जरूरी है दोस्तों, इसको इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि देखो इस तरह जो क्वेश्चन आया है, कहीं ना कहीं तरह जो क्वेश्चन देख रहे हो, चाहे 2006 हो गया, 8 हो गया, फिर 8 हो गया, 2012 हो गया, 13 हो गया, 15 हो गया, बीपीएससी हो गया, जेपीएससी हो गया, आरपीएससी और तमाम यूपीएससी प्लस आईएएस में लगभग इतना क्वेश्चन आपको कहीं न कहीं देखने को मिलेगा। इसलिए ये टॉपिक जो खास करके भारत कर प्रस्तावना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसलिए आज हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, भारत की प्रस्तावना के बारे में विस्तार से देखेंगे। यहाँ पढ़ने का मेन उद्देश्य ये रहेगा दोस्तों कि आने वाला इस तरह जितनी भी आपको क्वेश्चन होगा, मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ ये लेक्चर करने के साथ आपको सारा समस्या यहाँ से दूर होगा। यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपको गलत होने की संभावना बिल्कुल नहीं रहेगा। तो चलिए हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम लोग देखेंगे आज भारत का प्रस्तावना। अब प्रस्तावना पढ़ने से पहले हम लोग देखेंगे कि प्रस्तावना है क्या, किस प्रकार बनाया गया, कौन कौन से शब्दों को, कौन कौन से तथ्यों को सम्मिलित किया गया भारत की प्रस्तावना बनाने में, तब जाके प्रस्तावना या उद्देशिका बना। ठीक है, इंडियन पॉलिटी की तरह से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो प्रस्तावना कहता है दोस्तों, हम भारत के लोग, क्या कह रहा है, हम भारत के लोग भारत को क्या कर रहा है, भारत को संप्रभु प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने तथा उसके समस्त नागरिकों को क्या हो रहा है, उसके समस्त नागरिकों को क्या करते हैं हम लोग, ठीक है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, क्या हो गया, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की यहां बात कर रहा है। ठीक है, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की क्या बात कर रहा है, स्वतंत्रता की बात कर रहा है। ठीक है, उसके बाद प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता की बात कर रहा है। ओके, प्राप्त कराने के लिए तथा उन सभी में निहित व्यक्ति की गरिमा, क्या है, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता सुनिश्चित कराने वाले बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज दिनांक कितना 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, क्या होगा, मिति मार्ग दिक्सर्तक शुक्ल पश्चिमी संवत 2000 विक्रम को एदत द्वारा संविधान को क्या करते हैं, अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ये जो शब्द है दोस्तों, ये प्रस्तावना का क्या हो गया, ये भाषा जो कहीं न कहीं जब आप आईएएस के पेपर में या कोई भी पीसीएस के पेपर में जब बैठते हो तो इन सब शब्दों से कहीं न कहीं आपको डायरेक्टली आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, इसका जीता जागता उदाहरण आप लोग इस प्रकार देखेंगे कि भारतीय संविधान का कौन सा ऐसा भाग है जो संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो इस तरह जब हम लोग जब पढ़ेंगे तो क्वेश्चन को सोल्व करने में हम लोग को मदद मिलेगा। ठीक है, देखिए इस तरह से कोई ऐसा एग्जाम नहीं है दोस्तों जहां प्रस्तावना से क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो चलिए हम लोग को स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, इस तरह देखिए क्वेश्चन है जो आगे हम लोग सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग प्रस्तावना पढ़ने से पहले हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, प्रस्तावना जो शब्दों को दिया गया, जो शब्दावली दिया गया है, पहले उसको पढ़ेंगे। क्योंकि जब तक आपको शब्दावली नहीं क्लियर होगा, जब तक चीज़ों को आप शब्दावली के बार नहीं अच्छे से पकड़ पाएंगे, तो कहीं ना कहीं क्या करेंगे, आप एमसीक्यू सोल्व करते समय क्या कर देंगे, गलत कर देंगे। इसलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रस्तावना पढ़ने से पहले प्रस्तावना जो कुछ शब्द दिया गया उसके बारे में हम बारीकी से देख लेंगे ताकि अच्छे से हम क्वेश्चन को सोल्व करने के स्थिति में रहें। चलिए देखते हैं। तो पहला जो शब्द है दोस्तों प्रस्तावना का, संप्रभुता संपन्न, यानी संप्रभु संपन्न यानी सोवरेन, सोवरेनिटी की बात की गई है। तो यहाँ क्या कहता है कि संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र होगा। डैट मीन्स कि इसकी एक संप्रभु राज्य होने के कारण भारत किसी भी विदेशी सीमा को अधिग्रहण, मतलब क्या कर सकता है अपने में, जो मान लीजिए कि ये हो गया आपका इंडिया हो गया ये, तो कोई भी विदेशी सीमा है उसमें क्या कर सकता है, मैच कर सकता है, मिला सकता, अथवा क्या कर रहा है, अन्य किसी देश के पक्ष में अपना सीमा के किसी भाग को
दावा कर सकता है या दावा ठोक सकता है। इट इज अभी देखिए हम थोड़ा सा एग्जाम्पल थोड़ा सा लेते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं कैसे। अब मान लीजिए ये आपका हो गया इंडिया, ठीक है, इंडिया हो गया, आई हो गया अपना नॉर्थ ईस्ट, थोड़ा समझ लीजिए, यहाँ बंगाल है, तो यहाँ जो नदियों जो है पानी की जाती है, तो यहाँ हो गया आपका बांग्लादेश। तो डेट मीन्स ये जो एरिया है, तो इसमें क्या क्या इंडिया द्वारा कह सकता है नहीं ये मेरा एरिया है। तो यहाँ कहने का मेरा मतलब यह दोस्तों, यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ ये क्या कर रहा है, यहाँ दावा, यहाँ क्या कर रहा है, ये दावा कर सकता है, ठीक है। यहाँ क्या कर सकता है, यहाँ एक दावा कर सकता है, एक क्लियर हो गया। तो ये हो गया सोमरिटी। डेट मीन संप्रभु मतलब इनका खुद का एक डिसीजन होगा, खुद संप्रभु होगा, खुद इनके पास डिसीजन मेकिंग का पावर होगा, ये अपना बात खुद डिसीजन लेंगे, किसी राष्ट्र को अपने मिला सकते हैं, तो संप्रभुता शब्द हो गया। अब दूसरी शब्द होता है जो तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समाजवादी, सोशलिस्ट। अब देखिए भारतीय क्या होता है, भारतीय समाजवाद में मार्क्सवाद एक बहुत बड़ा थिंकर है, गांधीवाद जो इंडियन परिप्रेक्ष्य में कि मिला जुला स्वरूप है, जिसे बोलते हैं गांधी समाजवाद के रूप में हम लोग देखेंगे। इसका क्या है, इसके गांधीवाद और मार्क्सवाद का दोनों झुकाव कहीं न कहीं मिल मिलता है। तो मार्क्सवाद हल्का समझ लीजिए, वो संसाधनों के समान वितरण पे बात करता है, और गांधी जी भी लगभग दोनों मिलाकर यही बात करते हैं, ट्रस्टीशिप की बात करते हैं कि हम लोग जितने भी भारत में जो भी संपत्ति है उसका सिर्फ रखवाला है, ना कि मालिक है। दैट इज द सिंपल वे ऑफ सोशलिस्ट। इसके बाद इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। अब सोशलिस्ट से संबंधित कुछ क्वेश्चन जो आया है, किसमें यूपी पीसीएस कितना 1998 में क्वेश्चन आया, उसमें देख लेते हैं। कर रहे हैं क्वेश्चन समाजवादी शब्द, ठीक है ना, कि इसमें क्या है, संविधान समाजवादी शब्द जो है संविधान में कब जोड़ा गया था, यहाँ गलत लिखा गया, संविधान में जोड़ा गया, तो ठीक है कौन सा जोड़ा गया, 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन या 52वां संविधान संशोधन, उपरोक्त में कोई नहीं। तो इसका कौन सा आंसर होगा, 42वां संविधान संशोधन के तहत इसको समाजवादी शब्द को जोड़ा गया है, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन आ जाता पंथ निरपेक्षता यानी सेकुलर, यानी भारत इंडिया जो क्या होगा दोस्तों, इंडिया एज ए सेकुलर कंट्री, यहाँ के लिए भारत एक पंथ निरपेक्ष यानी सेकुलर स्टेट होगा। स्टेट मतलब भारत का कोई धर्म नहीं होगा, सेकुलर होगा, सभी धर्मों को समान रूप से संरक्षण करेगा। अब ये क्या क्या 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत संविधान संशोधन में उद्देशिका में 3 शब्द जोड़ा गया, ध्यान रखिएगा 3 शब्द जोड़ा गया, कौन कौन था, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता, अखंडता। यहाँ से आपका MCQ क्वेश्चन आपको कहीं न कहीं एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है, तो इन सब चीज़ों को आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ आ गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। ये क्वेश्चन आ गया। तो पहला क्या है, क्या हो गया, संप्रभुता, दूसरा क्या हो गया, व्यक्ति की गरिमा, तीसरा क्या होगा, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और निजता। अब देखिए इस क्वेश्चन को एलिमिनेट कैसे करेंगे। अब देखिए संविधान 42वां संविधान संशोधन में 3 शब्द जोड़ा गया था, 3 शब्द जोड़ा गया था, ठीक है ना। तो इसमें देखिए निजता तो नहीं होगा, हटा दीजिए। ये क्या हो सकता है, गरिमा, ये 2 क्वेश्चन तो ऐसे ही हट जाएगा। अब संप्रभुता, संप्रभुता पहली बात में किया गया, तो इसका कौन सा आंसर होगा, समाजवादी। क्यों कि चूंकि यहाँ 3 शब्द कौन कौन सा जोड़ा गया है, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। यहाँ क्या कर दिया था, अखंडता की जगह पर क्या कर दिया है, संप्रभुता। तो ये छोटी छोटी कुछ बातें हैं जो कहीं ना कहीं आपको परेशान करेगा, तो आपको इसको देखने की आवश्यकता है, ठीक है। उसके बाद बोलते हैं डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक। तो लोकतांत्रिक का तात्पर्य होता है दोस्तों लोगों का तंत्र, मतलब जनता का शासन। डेट मीन्स यहाँ जो शासन होगा जनता क्या करेगा, प्रत्यक्ष रूप से क्या करेगा, अपना प्रतिनिधियों को प्रतिनिधियों को निर्वाचित करेगा और वो क्या शासन चलाएगा, निर्वाचित कैसे करेगा। मान लीजिए कि लोकसभा हो गया, यहाँ हो गया लोकसभा, यहाँ हो गया राज्यसभा। तो लोकसभा क्या कर जनता चुन के क्या भेजता है, जो संसद में बैठते हैं, ठीक है ना। अब संसद कैसे बन रहा है, संसद की बात करेंगे तो संसद में 3 शब्द होता है, एक होता है लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा और एक राष्ट्रपति। ये तीनों मिला के क्या बन रहा है, सांसद बन रहा है। तो ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद जो एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है नहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ बन जाता है, इसमें ये ध्यान रखना है दोस्तों कि यहाँ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात की, 3 तरह के न्याय की बात की, न्याय की हम बात कर रहे हैं यहाँ, ध्यान रखिएगा 3 तरह के न्याय। ये देखिए बात की मतलब यूपी पीसीएस का हमेशा हॉट क्वेश्चन रहा ये, तो इसमें ध्यान रखिएगा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात की गई। तो क्या किसी भी प्रकार के अहर्ता तथा सार्वभौमिक मताधिकार, मतलब यूनिवर्सल वोटिंग सिस्टम
ठीक है ना, के द्वारा भारत के राजनीतिक न्याय को सुनिश्चित किया गया है। क्या क्या? सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय को क्या क्या, इन तत्वों को क्या 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 1917 के कौन सा, रूसी क्रांति, किसके, तो ध्यान रखिएगा रूसी क्रांति से लिया गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्वेश्चन बन गया एमसीक्यू, क्या है पूछ दिया ये क्वेश्चन, आईएएस में पूछा है 2017 प्लस यूपीपी से 2008 में ये क्वेश्चन पूछा है कि भारतीय संविधान का प्रस्तावना में निम्नलिखित में से एक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं करता है। क्या करता है? नहीं का वर्णन कर नहीं कर रहा है। किसका बात कर? स्वतंत्रता की बात कर रहा है। ठीक है, स्वतंत्रता, तो विचार की स्वतंत्रता, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता प्लस आर्थिक स्वतंत्रता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आर्थिक स्वतंत्रता की बात ये नहीं करता है। इसी तरह अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में कौन सा भारतीय संविधान के प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। अब देखिए यहाँ क्या है, न्याय 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 न्याय। तो हम क्या बताए, 3 तरह के न्याय बताए थे, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। तो इससे क्वेश्चन आपको सोल्व हो जाएगा। ठीक है, क्या कुछ होगा? सामाजिक न्याय सही है जी, आर्थिक न्याय सही है, राजनीतिक न्याय सही है, ये धार्मिक न्याय नहीं है। दैट मीन्स ये क्वेश्चन क्या हो गया आपका? इट इज ए करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। तो इस तरह चीज़ों को आपको ध्यान, इस तरह से चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। ये यूपी पीसीएस आरओ का भी क्वेश्चन है, कितना, 2020 का। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद जो अगला पॉइंट बन जाता है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है, तो यहाँ क्या कर रहा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल कितना, किसके अंतर्गत है? आर्टिकल 19 याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसके अंतर्गत? 19, आर्टिकल 19 के अंतर्गत है। व्यक्तियों को 6 लोकतांत्रिक स्वतंत्रता तथा, ठीक है, आर्टिकल 25 से लेकर 18 तक इसके अंतर धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित किया गया है। जब ये सब हम फंडामेंटल राइट पढ़ाएंगे तो इसको विस्तार से पढ़ेंगे। बस अभी जो प्रस्तावना में जो कुछ कुछ शब्द दिया गया है उसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, अब वो देश का संविधान का हुआ पहला कथन है, ठीक है, जिसमें संविधान के बुनियादी मूल्य, बेसिक मूल्यों को, अवधारणाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या है? प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता। प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता, क्या समाज के सभी वर्गों को, जितने भी हैं वर्गों, ठीक है ना, समान प्रतिष्ठा एवं समान अधिकार। अब देखिए ये जो हो गया प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता हो गया दोस्तों, ये कहीं न कहीं लोक कल्याणकारी राज्य की बात करेगा। लोक कल्याणकारी मतलब क्या हो गया? सबका विकास और सभी वर्गों का विकास, सभी वर्गों का विकास, इस तरह बातों को बात करेगा। ठीक है ना, क्या गया है। अब इसमें एक केस आया था, एक बात आया था, कौन सा? रघुराम दास राव के मामले में न्यायालय द्वारा कुछ प्रस्ताव रखा गया था। क्या? यह शक्ति स्रोत में नहीं है। ठीक है, विधानमंडल द्वारा इसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। ठीक है ना, यह दो अर्थों वाली उपबंधों को समझाने में सहायक है। कौन सा? प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता। ओके, उसके बाद क्या? संविधान का भाग होने पर विवाद, कौन कौन सा भाग का विवाद हुआ है उसको देखेंगे। बेरुवारी संघ है, क्या हुआ था? 1960 में। गोलकनाथ मामला क्या हुआ था? 1967 में। इस बात की पुष्टि गई प्रस्तावना जो संविधान का भाग नहीं है। ठीक है, उसके बाद केशवानंद भारती बाद आया, जो सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पहले निर्णय में निरस्त कर दिया, स्पष्ट कहा कि संविधान प्रस्तावना का अभिन्न अंग है। क्या है? अभिन्न अंग, जो मूल ढांचों को छोड़कर संशोधित किया जा सकता है। यहाँ क्या किया गया था? बेसिक स्ट्रक्चर की बात की गई थी। समझाना जो सब कुछ किया जा सकता है, बस बेसिक स्ट्रक्चर की बात को बचाते हुए। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं अब जो प्रस्तावना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जो कहीं न कहीं आपको एग्जामिनेशन हॉल में देखने को मिलता है, उसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो पहला के एम मुंशी द्वारा बताया गया था कि वो देश जो हमारे प्रभु संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य को जन्म कुंडली कहा था। क्या कहा था? जन कुंडली कहा था। किसको? प्रस्तावना किनके द्वारा कहा गया था? के एम मुंशी जी द्वारा। उसके बाद कहा प्रस्तावना संविधान का क्या है? आत्मा है। क्या इसको प्रस्तावना क्या गया? संविधान को आत्मा कहा गया था। ठीक है, उसके बाद क्या बी आर अम्बेडकर सर द्वारा क्या कहा गया था कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान को आत्मा और हृदय कहा था। क्या कहा था? आत्मा और
हृदय कहा था अंबेडकर साहब के द्वारा। उसके बाद क्या, बी आर अम्बेडकर साहब ने एक बात और कहा था, एक पवित्र दस्तावेज है, ठीक है, प्योर दस्तावेज है ये। एक सब क्वेश्चन जो कहीं ना कहीं आपको एग्जामिनेशन हॉल में देखने को मिलेगा, इसलिए हम इस सब क्वेश्चन को समाहित कर दिए आप लोग के नोट्स में, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि क्या है कि उद्देशिका को क्या है, प्राकृतिक न्याय योग्य नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा, प्रस्तावना का उद्देश्य संविधान का भाग जो केशवानंद भारती बनाम केरल क्या है 1973 के बाद में यह स्वीकार किया गया था। इससे पहले बेरूबाद 1960 में उद्देशिका को संविधान का भाग नहीं किया गया था। आगे देखिए क्या हुआ। उसके बाद जो अगला केस आया गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1960 के प्रकरण में उद्देशिका को संविधान के मूल ढांचा का कहा गया, क्या कहा गया, मूल ढांचा गया। उसके बाद फिर मुंबई बनाम यूनियन इंडिया के 1994 बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह पूर्ण अवधारणा पूर्ण स्पष्ट किया कि उद्देशिका संविधान का भाग है तथा इससे क्या है, पंथ निरपेक्षता संविधान का मूल लक्षण है, ठीक है। इस तरह का वीडियो आपको देखने को यहाँ मिलेगा, ठीक है ना। इसके बाद क्या है, निम्नलिखित में से किस ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र के जन्म कुंडली का, तो इसका आंसर कौन सा हो जाए, के.एम. मुंशी, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या कहा, संविधान एक पवित्र दस्तावेज है, किसने कहा था, अंबेडकर, महात्मा गांधी, दीनदयाल उपाध्याय, मोहम्मद जिन्ना। ये 2 बार क्वेश्चन पूछा गया MPPCS UPCS, तो ये किसका आंसर कौन सा हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।